students, welcome to World Students Co. I am Shruti teaching you class 12th chemistry. So we were discussing the chapter 3, that is electrochemistry, right? So in the previous lecture we discussed about the measurement of potentials, right? हम मेजरमेंट कर रहे थे जहाँ पर हमने EMF वैल्यू निकालनी थी, हमने सेल पोटेंशियल निकाला था, E नॉट सेल निकाला था, E पोटेंशियल निकाला था, या हमने EMF निकाली थी, राइट? E सेल, E नॉट सेल, इनके बारे में डिस्कस किया था और उसमें हमने देखा था कि हमारे पास फॉर्मूला क्या बन रहा था कि E नॉट सेल या E सेल इज इक्वल्स टू E राइट माइनस E लेफ्ट, राइट? ये हमारे पास कुछ फॉर्मूला बन रहा था इन द प्रीवियस केस कि जब हमने बात करी थी EMF की बात करी थी तो हमने क्या बोला था, जब हम EMF लगाएंगे तो वो स्टैंडर्ड कंडीशंस पे नहीं होएगा, और अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस पे नहीं है तो हम उसे E सेल से डोनेट करेंगे, दैट इज E सेल इज इक्वल्स टू E राइट माइनस E लेफ्ट। E राइट माइनस E लेफ्ट क्यों बोला था? क्योंकि राइट में हमेशा क्या होता है, कैथोड होता है, और लेफ्ट में हमेशा एनोड होता है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो सकता है, और E कैथोड माइनस E एनोड, राइट? ये फॉर्मूला भी हो सकता है, मतलब E राइट E कैथोड के बराबर है, E लेफ्ट E एनोड के बराबर है, और E सेल क्या दे रहा है, EMF दे रहा है जो कि स्टैंडर्ड कंडीशंस पे नहीं है। अगर मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात करूंगी तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, E नोट सेल वेयर नॉट रिप्रेजेंट स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या क्या थी, हमारे पास मेन 3 स्टैंडर्ड कंडीशन थी कि जब हमारी मोलैरिटी 1 मोलर सॉल्यूशन हो, टेम्परेचर 298 केल्विन हो, 298 केल्विन हो, या 25 डिग्री सेल्सियस हो, या हमारे पास प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर का हो, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो। तो जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी तो हमारे पास स्टैंडर्ड कंडीशंस आ जाएगी जिसे हम E नोट सेल मतलब नोट से रिप्रेजेंट करें। नोट क्या है हमारे लिए, स्टैंडर्ड कंडीशंस है। तो इसके लिए हमने क्या लिखा था, E नोट एट कैथोड माइनस E नोट एट एनोड, राइट? ये बात करी थी हमने। तो अब हमारे पास इतना तो हमें पता लग गया, ठीक है जी, E नोट सेल और E सेल क्या होता है, बट इसको भी हमने निकाल लिया था कि ठीक है E कैथोड और E एनोड माइनस करके हम ये निकाल लेंगे। बट वैल्यू अब यहाँ पर ये आता है कि ये E कैथोड E एनोड कैसे निकालेंगे। हमने E नोट तो निकाल लिया, E सेल भी निकाल लिया, लेकिन कैथोड और एनोड की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगर वो नहीं दी तो वो कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हमारे पास रूल में आया हाइड्रोजन कहता चलो मैं सबकी हेल्प करता हूँ, ठीक है? हाइड्रोजन से हमारे पास एक वैल्यू आती है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, जिसे हम शी भी कहते हैं, ठीक है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसे हम शी भी कहते हैं। तो ये क्या कहता है कि मैं जिसके साथ अटैच हो जाऊंगा, ठीक है, मैं एज ए कैथोड भी बिहेव करूंगा, एज ए एनोड भी बिहेव करूंगा। अगर सपोज कि मैंने कैथोड के साथ हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैथोड के साथ कर दिया, तो कैथोड ही रहेगा, लेकिन हाइड्रोजन कैसे बिहेव करेगा, एनोड बिहेव करेगा, ऑपोजिट। सपोज कि मेरे को एनोड की वैल्यू निकालनी है, मैंने एनोड वहाँ फिक्स कर दिया, अब हाइड्रोजन कैसे बिहेव करेगा, कैथोड बिहेव करेगा। तो कहने का मतलब क्या है, शी एक वो वैल्यू है जिसकी हेल्प से हम कैथोड और एनोड की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है? और ये सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, अभी आपको इसकी सीरीज पूरी याद नहीं कर रही है, आपको पेपर में इसकी सीरीज की रिएक्शन की वैल्यू हमें दी जाएगी, लेकिन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसके बेस पे बेसिकली एमसीक्यूज आ जाते हैं कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रो पोटेंशियल क्या होता है, बेसिक वैल्यूज आ जाते हैं। तो हमारे पास ये थ्योरेटिकल वैल्यू भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों हम इस शी को पढ़ रहे हैं, राइट? तो शी का मेन इंपॉर्टेंस क्या है, कैथोड और एनोड की वैल्यू निकालना, मतलब EMF एट कैथोड और EMF एट एनोड निकालना, या हमारे पास E नोट एट कैथोड और E नोट एट एनोड निकालना, ये हमारा मेन इंपॉर्टेंस है शी का, राइट? सो देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेजर द हाफ पोटेंशियल, the other half cell in this setup has to be assigned an arbitrary value. This is done by assigning a potential 0 called a standard hydrogen electrode potential. तो क्या कहना है, अगर मेरे को कैथोड की या एनोड की मतलब हाफ सेल पोटेंशियल, तो ये है ना कि जब हम कैथोड रिडक्शन लिखते हैं या एनोड ऑक्सीडेशन लिखते हैं, है ना, तो वो हमारी जो वैल्यू है वो क्या है, हाफ सेल है। तो जब हम हाफ सेल की वैल्यू लिखेंगे, द अदर सेल इन दिस सेटअप हैज टू बी असाइंड एन आर्बिट्री वैल्यू।
तो अदर दूसरे पार्ट को हमें एक आर्बिट्री वैल्यू देनी पड़ेगी। आर्बिट्री वैल्यू का मतलब क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी कि ठीक है जी इसकी वैल्यू ये है, ये तो फिक्स है, चाहे स्टैंडर्ड पे ले लो चाहे नॉन स्टैंडर्ड वैल्यूज पे ले लो, ये तो फिक्स है, ठीक है। तो एक आर्बिट्री वैल्यू हमने सेटअप कर दी। दिस इज डन बाय असाइनिंग अ पोटेंशियल जीरो। और ये कैसे पता लगेगा, जब हम उसके बीच में जो पोटेंशियल है उसको जीरो कर देंगे। और वो जीरो कब होता है, जब हम हाइड्रोजन को इंड्यूस कर देते हैं, डेट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपोटेंशियल को इंट्रोड्यूस करते ही हमारे पास क्या हो जाते हैं, पोटेंशियल जीरो हो जाते हैं। उसके वजह से कैथोड और एनोड की वैल्यू हमारे पास इजीली, अब जैसे कि यही है फॉर एग्जांपल ये है, इसमें से एक वैल्यू मेरी जीरो हो गई तो दूसरी वैल्यू इजीली फाइंड आउट की जा सकती है, राइट। तो वही चीज़ अब हम यहाँ करेंगे। तो बेसिकली क्या हुआ कि जब हम इसकी थ्योरी को पढ़ रहे थे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल को, तो हमने कैथोड और एनोड निकालना था। अभी हमने ईएमएफ की बात ही नहीं करी, ई नोड सेल या ई सेल की बात ही नहीं करी, हमने बात करी कैथोड और एनोड की, ठीक है। जब हमें ई कैथोड या ई एनोड निकालना था तो हमने क्या लिया, एक शी जो कि हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपोटेंशियल है, उसे हमने एक स्टैंडर्ड कंडीशन रख लिया, ठीक है। उसे हमने एक्सपेक्ट कर लिया कि ठीक है जी ये एक रेफरेंस पॉइंट है, ये तो एक कांस्टेंट सेटअप है, इसके साथ चेंज करते रहो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, मैंने बोला ये मेरा कांस्टेंट सेटअप है, मैं अपनी पोजीशन सिर्फ इतने एंगल में चेंज कर सकती हूँ, राइट। सो वैसे ही यहाँ पे शी ने भी इंट्रोड्यूस किया कि मैं तो कांस्टेंट है, जो हाइड्रोजन है वो कांस्टेंट है, उसके साथ आप कैथोड या एनोड की वैल्यू को चेंज कर सकते हो। तो हमने जब हम एक कांस्टेंट रख दिया तो हमने उसको क्या नाम दे दिया, रेफरेंस पॉइंट। सो बेसिकली जो हमारा शी है वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। मतलब कि ई कैथोड और ई एनोड की वैल्यू को निकालने के लिए, ई कैथोड या ई एनोड की वैल्यू को निकालने के लिए हमारे पास एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है जो कि हमारे पास शी है, ठीक है। फिर इट बिहेव्स लाइक कैथोड हाफ सेल एज वेल एज एनोड हाफ सेल। ये लाइन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि शी जो है ना वो कैथोड और एनोड दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी ये बात बताई है कि शी कैसे रिएक्ट करेगा। देखो अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन ही है, मेरे को निकालनी है कैथोड की वैल्यू, तो मैंने इसके साथ रख दिया कैथोड, रख दिया, ये तो कैथोड ही बिहेव करेगा। ये कैसा बिहेव करने लग जाएगा, एज ए एनोड, क्योंकि कैथोड का उल्टा क्या है, एनोड, राइट। तो ये एज ए एनोड बिहेव करने लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे को एनोड की वैल्यू निकालनी है तो मैंने इसके साथ हाइड्रोजन के साथ एनोड फिक्स कर दिया। अब क्या होएगा, एनोड का उल्टा क्या होता है, कैथोड। तो ये हाइड्रोजन जो है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, कैथोड की तरह बिहेव करेगा। तो इसी लाइन से हमारे पास ये मतलब आता है कि जो शी है वो इधर कैथोड और एनोड दोनों तरह बिहेव कर सकता है। मतलब कि ये जो है एक तरीके से हम बोल रहे हैं यूनिवर्सल है, ठीक है। इसके ऊपर अपना कोई कैथोड एनोड नहीं है, ये बिहेव एज अ कैथोड करता है, ठीक है। ये अपने आप में कोई कैथोड और एनोड फिक्स नहीं है, ये क्या करेगा, बिहेव करेगा एज ए कैथोड और एज ए एनोड डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू वी हैव टू फाइंड, ठीक है। अगर मेरे को कैथोड निकालनी है तो हाइड्रोजन कैसे बिहेव करेगा, एज ए एनोड। अगर मुझे एनोड की वैल्यू निकालनी है तो ये एज ए कैथोड बिहेव करेगा। तो डिपेंड करता है हमारा ई कैथोड या ई एनोड पे कि मुझे वैल्यू कौन सी निकालनी, जोन सी वैल्यू निकालनी होगी उसके ऑपोजिट तरीके से हमारा हाइड्रोजन बिहेव करेगा। एनोड निकालने तो कैथोड बिहेव करेगा, कैथोड निकालने तो एनोड की तरह बिहेव करेगा। तो इस लाइन का ये मतलब है कि जो हमारा ई सेल पे डिपेंड करेगा, सॉरी ई कैथोड या ई एनोड पे डिपेंड करेगा कि हाइड्रोजन एज ए एनोड है या एज ए कैथोड है, राइट। नाउ अब हम इसकी चलो लेते हैं इसकी रिएक्शन ही ले लेते हैं कि कैसे। फॉर एग्जाम्पल कैथोड हाफ सेल ले लें तो मुझे याद है कि रिडक्शन तो हमेशा कैथोड पे ही होगी, चाहे जो मर्जी कर लो, रिडक्शन हमेशा कहाँ होती है, कैथोड पे होती है। तो जब मैंने कैथोड पे लिया, रिडक्शन का मतलब क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। रिडक्शन का बेसिक मीनिंग ये है कि रिडक्शन पे क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन को लिया जाएगा, वो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा और एक प्रॉपर एक कंडीशन में सेटअप हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो कैथोड पे जब मैंने रिडक्शन देखी तो क्या होएगा कि H पॉजिटिव जो है, ऑब्वियसली कोई भी आयनिक रिएक्शन किस स्टेट में होता है, एक्व स्टेट में होते हैं, गैशियस या एक्व स्टेट में होती है, सॉलिड स्टेट में कभी रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स इतने
टाइटली पैक्ड होते हैं कि उसमें जगह नहीं होती है किसी और मॉलिक्यूल की आने की। वेयर इन एक्वस और लिक्विड सॉल्यूशन और गैशियस सॉल्यूशन, तो इसमें क्या होते हैं, थोड़े स्पेसेस होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होते हैं, जिसकी वजह से एक आयन बीच में आके रिएक्ट कर सकते हैं, आके बैठ सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है, और इसने क्या बनाया, हाफ H2 गैस। अब हाफ क्यों हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, इसको समझने के लिए क्या है कि हमारे पास हम जब भी गैस की बात करते हैं तो जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन होगी, कार्बन होगी, नाइट्रोजन होगी, ये सारे, सॉरी नाइट्रोजन नहीं, ऑक्सीजन होगी, हमारे पास ये क्या, डायटोमिक गैस है, ठीक है। कौन सी गैस है, डायटोमिक गैस है। तो डायटोमिक गैस हमेशा क्या होती है, 2 के फॉर्म में बनती है, मतलब H2, O2, C2, ठीक है, और हम क्या बोलते हैं Cl2, ठीक है, S2, मतलब ये 2 के फॉर्म में रिएक्ट करते हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। अब यहाँ पर हमें चाहिए एक, सिर्फ एक एटम चाहिए, ठीक है, मतलब मेरे को सिंगल H चाहिए, मतलब नेसेंट H बोल सकते हैं हम इसको। मेरे को नेसेंट H चाहिए, बट नेसेंट H मेरा बन नहीं रहा, मेरा डायरेक्टली बनेगा H2। तो इसलिए हमने हाफ इंट्रोड्यूस किया है कि मतलब हाइड्रोजन जो है पूरा H2 मॉलिक्यूल है ना, उसका आधा तो एक ही होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास रिडक्शन हुई कि पॉजिटिव आयन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, H2 गैस बनाई, जो कि हाफ हमने लेनी है। हमारे लिए हमने एक के साथ बात करनी है तो हाफ लेंगे, ठीक है। अब एनोड की बात कर देते हैं। तो एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होती है, और नोड पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी, मतलब कि इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा। अब फॉर एग्जांपल मेरे को पास ऑलरेडी हाइड्रोजन गैस बनी हुई है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और वह अपने ऊपर चार्ज इंड्यूस करेगा, पॉजिटिव चार्ज को इंड्यूस करेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या होएगा कि हाफ वही जो हमारी यहाँ बनी है, जरूरी नहीं है यहाँ पे जो बनी है वो ही रिड्यूस हो, ठीक है, सॉरी वो ही ऑक्सीडाइज हो, जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये जो हाफ हाइड्रोजन है गैस है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ऑब्वियसली गैसियस स्टेट में वो एक्वस में कन्वर्ट हो जाएगी, H पॉजिटिव, और एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगी। क्योंकि हम यहाँ पे डायरेक्टली हाफ से बात कर रहे हैं तो इसलिए एक एक लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर H2 ही यूज कर रही होती तो यहाँ पे मेरे को दोनों जगह 2 लगाना पड़ता, ठीक है। लेकिन अभी मैं सिर्फ हाफ की बात कर रही हूँ, तो हाफ के केस में मैं यहाँ पे एक एक लिख सकती हूँ, ठीक है। तो बेसिकली वो क्या कह रहा है कि जब कैथोड पे रिडक्शन हो रही है, ठीक है, जब हमारी कैथोड पे रिडक्शन हो रही है तो वो एक इलेक्ट्रॉन को लेके एक स्टेबलाइज फॉर्म में जा रहा है। लेकिन जब एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक स्टेबलाइज फॉर्म से वो निकल के एक पॉजिटिवली चार्ज आयन में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे हमने अभी पिछले डैनियल सेल में देखा था कि क्या हो रहा था, उसमें भी यही हो रहा था कि जिंक जो है वो Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा था, वेयरएज जो कैडमियम था, सॉरी कॉपर था, कॉपर जो था 2 पॉजिटिव चार्ज था, वो एक स्टेबलाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा था, राइट। तो ऐसे कुछ ये हाइड्रोजन भी कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि कैथोड और एनोड पे हाइड्रोजन कैसे बिहेव कर रहा है। सो इट कैन बी एनोड और इट कैन बी कैथोड। अगर फॉर एग्जांपल इसके साथ मैंने अपना क्या है कि ये कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब मेरे को एनोड की वैल्यू निकालनी है, एनोड की वैल्यू निकालनी है, तो इसका मतलब क्या है कि ये इस एनोड से एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, राइट। ये इस एनोड से एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है जहाँ से हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो रहा है। वेयरएज अगर मैं एनोड की बात करूँ तो वहाँ पर ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है दे रहा है, किसी को डोनेट कर रहा है, तो मतलब यहाँ पर वो कैथोड के साथ रिएक्टेड है। अगर मैं इसको कैथोड के साथ रिएक्ट कर देती हूँ तो ये एनोड की तरह बिहेव करेगा। एनोड पे जब बिहेव करेगा तो क्या होगा, ये जो H2 गैस है ना, ये अपने आप को पॉजिटिवली चार्ज आयन में कन्वर्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि यहाँ पे इस कैथोड को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, राइट। आई थिंक होप इतना अच्छे से क्लियर हो गया। फिर अब इधर से हमें पता क्या लगता है, तो इधर से हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है कि जब हमने इसकी स्टैंडर्ड वैल्यूज भी देखी या रूम टेम्परेचर पे भी वैल्यू देखी, तो जब विदाउट स्टैंडर्ड कंडीशंस पे भी वैल्यू दी, तो विदाउट स्टैंडर्ड कंडीशन पे अगर मैं बोलूँ कि E0 की वैल्यू एग्जैक्ट 0 आई और E की वैल्यू अप्रॉक्स 0 आई, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, जब मैंने इसकी वैल्यू देखी, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की वैल्यू देखी, चाहे कैथोड पे हो चाहे एनोड पे हो, तो उसकी वैल्यू 0 आ रही थी,
उसकी वैल्यू क्या आ रही थी 0. सो ऑल्सो बोथ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल वैल्यूज ऑफ शी इज असाइंड एज 0. मतलब शी की वैल्यू हमारे पास 0 आई, चाहे मेरे पास कैथोड पे हो रही हो चाहे वो एनोड पे हो रही हो. और हमने बात करें जब हम ई नोट की बात करेंगे तो हम उसका हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल लेके चलेंगे. रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड, रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड. मतलब कि अगर मेरे पास रिएक्शन ये थी, ठीक है, Zn प्लस Cu 2 पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या बन रहा था Zn 2 पॉजिटिव प्लस Cu बन रहा था. तो हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था कि हम लिखेंगे ऐसे कि Zn जो है ऑब्लिक करके Zn 2 पॉजिटिव और फिर सॉल्ट ब्रिज लगा के Cu 2 पॉजिटिव Cu में कन्वर्ट हो रहा है, ऐसे लिखेंगे. ये बात करी थी. लेकिन हमने जब हम ई नोट की वैल्यू की बात करेंगे तो दोनों को रिडक्शन फॉर्म में लिखना है. रिडक्शन फॉर्म का मतलब क्या है, जहाँ पे दोनों जगह गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो. तो कैसे लिखेंगे, मतलब कि ई Zn 2 पॉजिटिव ऑब्लिक Zn, और यहाँ पे क्या लिखेंगे ई Cu 2 पॉजिटिव ऑब्लिक Cu. कहने का मतलब ये है कि दोनों में हम 2 पॉजिटिव मतलब कि रिडक्शन के फॉर्म में लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन हमेशा गेन होता हो, ऐसे लिखेंगे. तो इसलिए यहाँ पर भी इसी फॉर्म में लिखा हुआ है कि जब हमारा पास या कैथोड वाली रिएक्शन हुई थी, मतलब H पॉजिटिव 2 H2 बन रहा था, तब भी शी की वैल्यू 0 आई. और जब हमारे पास उससे ऑपोजिट हो रहा था कि मतलब एनोड वाली रिएक्शन हो रही थी कि H2 जो है वो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो रहा था, तब भी मेरी शी की वैल्यू 0 आई. मतलब दोनों जगह कैथोड पे भी रिडक्शन पोटेंशियल और एनोड पे भी रिडक्शन पोटेंशियल मेरी 0 ही आ रही थी. तो अगर मेरी कोई भी ई नोट सेल की अगर हम बात करें, ई नोट सेल की बात करेंगे तो क्या हो रहा है, ई कैथोड ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड की बात हो रही है. तो अगर इनमें से कोई एक वैल्यू 0 होगी तो दूसरी वैल्यू ई नोट सेल के नेगेटिव के बराबर हो जाएगी. ई नोट सेल के नेगेटिव के बराबर हो रही है. तो यही यहाँ से कंक्लूजन आया कि मैं कैथोड और एनोड की वैल्यू शी की हेल्प से निकाल सकती हूँ, क्योंकि शी में हाइड्रोजन की जो वैल्यूज है, चाहे वो कैथोड हो चाहे वो एनोड हो, उसके लिए 0 आ रही है. तो अगर मेरे पास एक वैल्यू 0 हो जाती है तो उससे मैं एक सीरीज डिफाइन कर सकती हूँ जिसमें कुछ वैल्यूज नेगेटिव भी हो सकती है लेकिन कुछ वैल्यूज पॉजिटिव भी हो सकती है. तो ये था शी का मेन रोल. नेक्स्ट इज, अब हमारे पास क्या उन्होंने बात करी कि कंस्ट्रक्शन ऑफ शी, बट शी आया कैसे. तो शी के बनाने में क्या हुआ कि हमने एक सॉल्यूशन लिया जिसमें H पॉजिटिव आयन बहुत ज़्यादा थे, जिसमें H पॉजिटिव आयन ज़्यादा थे, मतलब कि हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन की कैपेसिटी ज़्यादा थी. और ऐसा हमारे पास सॉल्यूशन है कंसनट्रेटेड HCl का. ठीक है, तो जब हमने इसमें कंसनट्रेटेड HCl लिया तो उसमें मतलब H पॉजिटिव आयन्स बहुत ज़्यादा थे. अब क्या किया हमने, एक ये लिया, हमारे पास ये एक प्लैटिनम रोड ली, उसको मैंने बीच में डिप कर दी. प्लैटिनम ही क्यों ली, क्योंकि प्लैटिनम जो है वो हाइड्रोजन को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है. ठीक है, बहुत अच्छी एब्जॉर्बिंग क्वालिटी है प्लैटिनम के अंदर कि वो हाइड्रोजन को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती है. तो इसलिए इसको हमने यहाँ पे प्रोड्यूस किया. तो क्या हुआ कि शी कंसिस्ट ऑफ द प्लैटिनम इलेक्ट्रोड. प्लैटिनम हैज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ एब्जॉर्बिंग हाइड्रोजन. The electrode is dipped in a solution of 1 molar H positive ion. तो वो वही बात कर रहा है कि इस सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयन की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है. एंड प्योर H2 गैस इज बबल्ड थ्रू इट एट 1 bar प्रेशर. तो क्या हुआ कि जैसे मैंने इसके अंदर अपनी इलेक्ट्रोड पुट करी प्लैटिनम की, तो क्या हमने देखा कि ऊपर से जैसे मैंने हाइड्रोजन लिया, नीचे से हाइड्रोजन के बबल्स अप आ रहे थे. कहने का मतलब क्या है, हाइड्रोजन में, अब आप सॉल्यूशन वाले कॉन्सेप्ट में वापस जाते हैं, ये मेरे पास फॉर एग्जांपल प्लैटिनम रोड है, यहाँ से मैंने हाइड्रोजन डाली, तो प्लैटिनम क्या है, ओ भाई हाइड्रोजन आ रही है आ रही है आ रही है, तो मैं यहाँ से हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करता हूँ, लेकिन एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन होगी तो वो क्या करेगा, नया बॉन्ड बनाता जाएगा, पुराना बॉन्ड तोड़ता जाएगा. ठीक है, पुराना बॉन्ड जो उसने हाइड्रोजन के साथ बनाया होगा वो टूटता जाएगा, वेरएज जो नया बॉन्ड है वो बनता जाएगा. तो ऐसे यहाँ पे कुछ हुआ कि इस प्लैटिनम ने नया बॉन्ड तो बना लिया हाइड्रोजन के साथ, लेकिन जो ये पुराना बॉन्ड था यहाँ पे इस पॉइंट पे वो तोड़ता गया. और वो तोड़ता हुआ हमें दिखाई दिया क्योंकि हाइड्रोजन, प्योर हाइड्रोजन गैस के बबल्स दिखाई देने लगे इस सॉल्यूशन के अंदर.
तो यहाँ से शी का कॉन्सेप्ट आया, द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोजन इज यूनिटी। मतलब कि जब हमने देखा कि यहाँ से नया बॉन्ड बन रहा है और नीचे से पुराना बॉन्ड टूट रहा है, तो दोनों की जो रेशो थी ना वो इक्वल थी, मतलब जितना नया बॉन्ड बन रहा था उतना ही पुराना बॉन्ड टूट रहा था, ठीक है। यही से इसलिए वैल्यू भी हमारे पास जो शी की कैथोड और एनोड पोटेंशियल्स होते हैं वो जीरो आती है, क्योंकि जब हमने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया तो जो प्लैटिनम हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर रहा था, ठीक है, हाइड्रोजन को उसने किया एब्जॉर्ब, तो नया बॉन्ड तो बन गया लेकिन पुराना बॉन्ड टूटता गया, और जो ये नया बॉन्ड और पुराना बॉन्ड में डिफरेंसेस थे वो यूनिटी का ही था। मतलब कि जितना नया बॉन्ड बन रहा था, न्यू बॉन्ड जो बन रहा था वो ओल्ड बॉन्ड के बराबर ही था, ठीक है, जो मतलब पुराना बॉन्ड जो टूट रहा था उसके बराबर ही था। तो इसलिए यहाँ से हमारे पास शी की जो वैल्यू थी वो कांस्टेंट आ गई थी, दैट इज 0 के इक्वेट आ गई थी। क्लियर? तो ये था हमारे पास कंस्ट्रक्शन फॉर दी शी। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब मेरे पास ई कैथोड, हमारे पास हाइड्रोजन के लिए कैथोड पोटेंशियल और एनोड पोटेंशियल हमने देख लिया कि 0 आ रहा है, ठीक है। अब मेरे पास एक फॉर्मूला है, दैट इज ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये कह रहा है वो, ठीक है। ये ई सेल जो होता है इज इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के लिए अगर हम बात करें, अभी सीरीज की नहीं बात करें, तो हमारे पास ये दो फॉर्मूलाज आए थे, ई नॉट सेल के ई कैथोड और ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, एंड नेक्स्ट इज ई सेल इज इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है। ये हमारे पास ईएमएफ के लिए था, ये स्टैंडर्ड ईएमएफ के लिए था, ठीक है, ये स्टैंडर्ड के लिए था। अगर अब हमारे पास, अगर फॉर एग्जांपल मैं ई कैथोड या ई एनोड की वैल्यू निकाल लूँ और उसमें हम शी का यूज़ कर रहे हैं, तो सपोज क्या मैं ई एनोड की वैल्यू निकाल लूँ, तो ई नॉट सेल ये जो है ये कैथोड वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि मेरे को ई एनोड निकालना है, ई नॉट एनोड निकालना है, तो ऑब्वियस ही बात है जब मैं इसको शी में प्लेस करूँगी एनोड को, तो जो हाइड्रोजन है वो एज ए कैथोड बिहेव करेगा, और अगर एज ए कैथोड बिहेव करेगा तो हमें पता है कैथोड की वैल्यू होगी 0। तो जो ई नॉट सेल है वो मेरे पास माइनस ऑफ ई नॉट एनोड आ जाएगा, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल अब मुझे ये किसका केस है, इन केस ऑफ फाइंडिंग एनोड, अगर मैं एनोड निकालना चाहूं तो उसके लिए ये हो जाएगा, बट इन केस ऑफ फाइंडिंग कैथोड, मान लो मेरे को कैथोड वैल्यू निकालनी है, तो ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस 0, मतलब ई कैथोड अब पॉजिटिव आ गया। तो कहने का मतलब क्या है, कैथोड पे हो रही रिडक्शन, मतलब जितनी पॉजिटिव वैल्यू होगी उतनी रिडक्शन हो रही है, और जितनी नेगेटिव वैल्यू हो रही है उतनी ऑक्सीडेशन हो रही है। तो ये हमारा बेस बन गया एक सीरीज के लिए। हमने हर एक एलिमेंट, जैसे जिंक हो गया, आयरन हो गया, प्लेटिनम हो गया, लेड हो गया, कॉपर हो गया, इन सब को हमने बार बार शी में प्लेस करके देखा और उसके अकॉर्डिंग एक सीरीज डिफाइन करी। कुछ वो सीरीज ये है, जैसे ही हमने ये सीरीज डिफाइन करी तो हमने क्या देखा कि भाई कुछ आ रही पॉजिटिव वैल्यूज, आप देख रहे हो जैसे यहाँ से यहाँ तक की वैल्यूज पॉजिटिव है, मतलब ये मेरे पास एक मैं कह दूं तो ये जो हाइड्रोजन वाला पार्ट है, ठीक है, जिसको मैं ब्लॉक कर रही हूँ, ठीक है, ये वाला पार्ट जितना भी है मेरे पास, ये मेरे पास 0 है, मतलब इसके ऊपर वाली सारी वैल्यूज कितनी है, पॉजिटिव है, और इसके नीचे वाली जितनी भी वैल्यू है वो नेगेटिव है। तो कहने का मतलब क्या है कि मेरे पास कुछ पॉजिटिव वैल्यूज भी आई और कुछ नेगेटिव वैल्यूज भी आई। अब मुझे पता है जितनी नेगेटिव वैल्यू होगी उतनी ऑक्सीडेशन वो अच्छी करेगा, और जितनी पॉजिटिव वैल्यू होगी उतनी रिडक्शन वो अच्छी करेगा। मतलब ये वाली वैल्यूज कहीं ना कहीं कैथोड के लिए हम बोल सकते हैं, और ये वाली वैल्यूज हम कुछ ना कुछ एनोड के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर कि पॉजिटिव वैल्यू के केस में मेरे पास रिडक्शन हो रही है, ठीक है,
वेयर एज नेगेटिव वैल्यू के केस में मेरे पास हो रही है ऑक्सीडेशन, एंड ये मुझे पता है कि रिडक्शन हमेशा कैथोड पे होती है और ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होती है। तो ऐसी मेरे पास एक सीरीज है, देखो जैसे ऊपर है फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन की जो वैल्यू है वो 2.87 पॉजिटिव है, मतलब कि उतनी ही अच्छे से किसी से भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है क्योंकि इसकी रिडक्शन वैल्यू है पॉजिटिव वैल्यू, मतलब रिडक्शन बेस्ट करेगा, किसी से भी फटाफट इलेक्ट्रॉन लेगा और एक स्टेबलाइज इलेक्ट्रॉन बना लेगा। और हमें यह भी पता है, हम 9th-10th में पढ़ के आए हैं कि F जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पूरी पीरियोडिक टेबल में, ये फटाफट से किसी के साथ भी रिएक्ट कर जाता है कि उसका इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, क्योंकि इसका साइज छोटा होता है, एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो उस चक्कर में ये फायदा उठाता है और फटाफट एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। और ये कहीं ना कहीं शी भी डिफाइन कर रहा था कि भाई इसकी वैल्यू आ रही है 2.87 और वो भी पॉजिटिव, मतलब रिडक्शन बेस्ट करेगा, और रिडक्शन का मतलब कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को बहुत जल्दी लेगा। अब वहीं पर ही अगर हम लास्ट वैल्यू देखें लिथियम की, राइट, लिथियम की वैल्यू आ रही है -3.05, ठीक है। अब लिथियम क्या है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, हाइड्रोजन देन हीलियम आता है देन लिथियम। देखो हाइड्रोजन हमारी एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी है, उसको साइड में रख दो, हीलियम ऑलरेडी नॉर्मल गैस है, नेक्स्ट कौन सा है, लिथियम। लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, वो एक इलेक्ट्रॉन अपना फटाफट किसी को देगा और स्टेबलाइज हो जाएगा। वही बात आती है लिथियम की कि लिथियम ऑक्सीडेशन करने में बहुत बेस्ट है क्योंकि वो अपना इलेक्ट्रॉन ऐसे सेकंड्स में रिमूव करता है, सेकंड्स में, ठीक है। तो लिथियम जो है वो बेस्ट है ऑक्सीडाइज होने में क्योंकि वो अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी रिमूव कर रहे हैं। अच्छा, इधर मैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, जैसे सीजियम हो गया, ठीक है, इनके बारे में हम बात नहीं कर रहे अभी, ठीक है। हम सिर्फ मेटल्स के केस में बात कर रहे हैं, हमारे जो नॉर्मल कंडीशंस है उनके बारे में बात कर रहे हैं, हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को अभी थोड़ी देर के लिए हम साइड में रख देते हैं, हम ऐसे मेटल्स के बारे में बात करते हैं जो कि अभी हम बेसिक डिफाइन करते हैं, राइट। सो कहने का मतलब क्या है कि जितनी पॉजिटिव वैल्यू उतनी अच्छी रिडक्शन, जितनी नेगेटिव वैल्यू उतनी अच्छी ऑक्सीडेशन, राइट। तो अब हम इनके कंक्लूजन पढ़ते हैं कि इस टेबल से मैं क्या क्या कंक्लूड करती हूँ, एक एक कंक्लूजन पढ़ेंगे फिर इस टेबल पे वापस आएंगे, ठीक है। तो पहला कंक्लूजन क्या है, पहला कंक्लूजन क्या है कि इंफॉर्मेशन क्या हमें शी प्रोवाइड करे, शी की हेल्प से क्या क्या इंफॉर्मेशन आ रही है। तो इफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, हमारे पास कुछ ऐसी सीरीज है ना, ये 0 था बीच में, ऊपर वाली पॉजिटिव थी और नीचे वाली नेगेटिव थी, राइट, ये वाली वैल्यू आई है। उसे बोला अगर मेरे पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब शी की वैल्यू, ठीक है, शी की नहीं बोलते, काम करते हैं हम इलेक्ट्रो पोटेंशियल के से ही अब डिफाइन करते हैं, ठीक है। चलो, इलेक्ट्रो पोटेंशियल की वैल्यू अगर मेरे पास 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी मतलब पॉजिटिव है, तो देन इट्स रिड्यूस्ड फॉर्म इज मोर स्टेबलाइज्ड फॉर्म कंपेयर टू हाइड्रोजन गैस। सिमिलरली स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल इज लेस देन 0, ठीक है, then negative value hydrogen gas is more stable than the reduced form of the species। चलो जी, अब हमने ये तो बात कर ली, इंग्लिश में तो हमने बहुत देख लिया कि साइंटिफिक फॉर्म में वो क्या कहना चाह रहा है। अब हम अपनी लैंग्वेज में डिस्कस करते हैं, क्या कह रहा है वो कि अगर मेरे पास पॉजिटिव वैल्यूज हैं, ठीक है, 0 से ऊपर है, ग्रेटर वैल्यूज है, तो क्या कहता है वो कि उसकी जो रिड्यूस फॉर्म है मतलब रिडक्शन हो रही है, ठीक है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन वो ले रहा है और स्टेबल हो रहा है, तो उसकी जो रिड्यूस फॉर्म है वो ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल फ्लोरीन ही है, फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो वो स्टेबल है हाइड्रोजन से, वो ज़्यादा स्टेबल है हाइड्रोजन से क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया और स्टेबलाइज हो गया। फॉर एग्जांपल मैं अगर Ag की बात करूँ, डेट इज सिल्वर की बात करूँ, तो सिल्वर की 0.77 है, उसने भी एक इलेक्ट्रॉन लिया और फटाफट स्टेबलाइज हो गया। मतलब कि जितनी पॉजिटिव वैल्यू होएगी उसका रिड्यूस फॉर्म भी इतना ही स्टेबल होगा, रिड्यूस्ड फॉर्म स्टेबल, मतलब कि अगर मेरे पास पॉजिटिव वैल्यू है तो उसकी रिड्यूस फॉर्म स्टेबल होगी, मतलब 0 से ऊपर वाली जितनी भी वैल्यू होगी वो हाइड्रोजन से ज़्यादा स्टेबल होगी। लेकिन उधर ही अगर नीचे की तरफ आ जाए, उधर ही नीचे की तरफ आ जाए तो उसकी कौन सी फॉर्म स्टेबल होगी, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म स्टेबल होगी, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, वो इलेक्ट्रॉन अपना किसी को दे रहा है,
ठीक है, जिंक था, जिंक ने कहा कि भाई मैं अपने 2 इलेक्ट्रॉन अगर दे देता हूँ ना तो मैं स्टेबल हो जाऊँगा, मेरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबलाइज हो जाएगी, क्योंकि ये हमने 11th में पढ़ा हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड, दैट इज हुन्स रूल में, ठीक है, सेकेंड चैप्टर में, कि वहाँ पे हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस बहुत स्टेबल होती है। तो जिंक को हाफ फिल्ड स्टेबलाइज्ड फॉर्म मिल जाएगी और वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम जिंक की बात करें, फॉर एग्जांपल लिथियम है, अब लिथियम जो है वो -3.05 है, वो कह रहा है कि मैं अगर एक इलेक्ट्रॉन अपना दे देता हूँ, मेरे को हीलियम जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगी और मैं स्टेबल हो जाऊंगा, सबसे छोटा सा बन जाऊंगा, स्टेबल हो जाऊंगा, इस दुनिया में खुश रहूंगा। तो क्या कहने चाह रहा है यहाँ पे कि जितनी 0 से कम वैल्यू होगी तो हाइड्रोजन की स्टेबिलिटी उससे ज़्यादा होगी। बात यह है कि हाइड्रोजन की स्टेबिलिटी उससे ज़्यादा होगी, लेकिन उसका ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म स्टेबल होगा। ऊपर वाले केस में क्या होगा, रिड्यूस फॉर्म स्टेबल होएगा, और इसकी जो स्टेबिलिटी होएगी, मतलब रिड्यूस फॉर्म की जो स्टेबिलिटी है, रिड्यूस फॉर्म की जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा है, ठीक है, हाइड्रोजन से, ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। लेकिन वहीं बात करें ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म की स्टेबिलिटी, ऑक्सीडाइज्ड स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो ऑक्सीडाइज्ड स्टेबिलिटी जो है वो लेस स्टेबल है हाइड्रोजन से, ठीक है, ये कम स्टेबल है, वो ज़्यादा स्टेबल है। पहला कंक्लूजन ये कहते हैं। दूसरे कंक्लूजन पे आते हैं। दूसरा कंक्लूजन हमें क्या कह रहा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल्स अरेंज फ्रॉम द हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू टू द लोएस्ट नेगेटिव वैल्यू इन द टेबल। अब हमने देखा कि यहाँ पे था 0, यहाँ पे थी सारी पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे थी सारी पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ पे थी नेगेटिव वैल्यू, राइट। यहाँ पे थी मेरे पास लास्ट वैल्यू लिथियम की, यहाँ पे थी फ्लोरीन की, राइट, और ये था हाइड्रोजन। ऐसी टेबल बनी थी। वैल्यू ऑफ द मोर नेगेटिव द EMF वैल्यू, मतलब जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू की स्ट्रॉन्गर इज द रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो यहाँ पे एजेंट लिखा है, वही ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला कॉन्सेप्ट पे जाएंगे हम वापस +1 में, कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन करते टाइम हम ये बोलते हैं ऑक्सीडेशन का जो एजेंट होगा, जो कर रहा होगा, उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे, और जो एजेंट ले रहा होगा उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एजेंट के फॉर्म में लिखा है, डोंट गेट कंफ्यूज, बात एक ही है, ठीक है, कि जो यहाँ पर हमारे पास जितनी नेगेटिव वैल्यू है, मतलब उतनी अच्छी वो रिडक्शन कर रहा है, ठीक है, सॉरी, जितनी नेगेटिव वैल्यू उतनी अच्छी वो ऑक्सीडेशन कर रहा है, और जो ऑक्सीडेशन कर रहा है वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। जो ऑक्सीडेशन कर रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, हमारे पास एक रिएक्शन है ना, Zn पॉजिटिव वाली, हम अपने फेमस रिएक्शन के ऊपर वापस जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम अपनी फेमस रिएक्शन पे वापस जाएं, डेट इज Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव, तो यहाँ से Zn2 पॉजिटिव बन रहा है, प्लस में हमारे पास Cu बन रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रही है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं, इसे हम रिडक्शन कहते हैं। वेयर एज जो Zn जो है वो कन्वर्ट हो रहा है इसमें, तो इसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, राइट। ये हमने बात करी थी, इसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। लेकिन अब क्या वो बोल रहे हैं, अगर हम इसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे, तो इसके रिस्पेक्ट में जब हम बात करेंगे तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो एलिमेंट है जिंक जो है वो ऑक्सीडेशन परफॉर्म कर रहा है, तो ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। वेयर एज जो Cu है, ठीक है, ये क्या हुआ है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, तो ये क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये यहाँ पे क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो मतलब कि जहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, जो कर रहा है उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे, और जो मेटल रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे, ठीक है। आई होप इधर से आपको क्लियर हो गया होगा रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कॉन्सेप्ट। सो बेसिकली वो क्या कह रहे हैं कि जितनी नेगेटिव वैल्यू, तो मेरे पास नेगेटिव के केस में क्या होगा, रिडक्शन होएगा, रिडक्शन हो रहा है, सॉरी, नेगेटिव के केस में ऑक्सीडेशन हो रहा है, सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट है, यहाँ पे क्या है,
रिड्यूसिंग एजेंट है। वेयरएज अगर मेरे पास जितनी पॉजिटिव वैल्यू उतना ही वीकर रिड्यूसिंग एजेंट, उतना ही वीकर रिड्यूसिंग एजेंट मतलब उतनी ही अच्छी वो ऑक्सीडेशन करे। मतलब उसने दोनों कॉन्सेप्ट जो है ना रिड्यूसिंग एजेंट को लेके बोल दिए, इसी वैल्यू को लेके बोल दिया, उसने सी को कंसीडर ही नहीं किया। उसे बोला अगर उसकी वैल्यू मेरे पास आ रही है नेगेटिव, ठीक है, अगर मेरे पास आ रही है नेगेटिव तो वो करेगा भाई ऑक्सीडेशन, ठीक है, और उतना अच्छा वो करेगा रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन अगर उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो वो बेसिकली करेगा तो रिडक्शन, करेगा रिडक्शन, बनेगा क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट के लिए वीक हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ फ्लोरीन से मेरे को इलेक्ट्रॉन लेना है, मैं फ्लोरीन को बोलूँ तू इलेक्ट्रॉन देने के बजाय मुझे मैं उससे ले लेती हूँ, मैं तेरे को इलेक्ट्रॉन दूंगी, उससे बेटर है तू मुझे इलेक्ट्रॉन दे दे। क्या फ्लोरीन देगा मुझे? नहीं, वो कहेगा ना मैं नहीं दे रहा, मेरे को तो लेना है एक इलेक्ट्रॉन, मैं क्यों दूं, है ना, ये बोलेगा। तो यही कॉन्सेप्ट बोल रहा है फ्लोरीन भी कि यही कॉन्सेप्ट ये भी बोल रहा है कि जितना अच्छा उसके पास नेगेटिव चार्ज होगा उतनी अच्छी वो ऑक्सीडेशन करेगा, उतना अच्छा वो रिड्यूसिंग एजेंट होएगा। लेकिन अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है उसकी वो मतलब कि उतनी अच्छी क्या करेगा रिडक्शन करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा नहीं होएगा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा होएगा, ठीक है। तो उसने दोनों कॉन्सेप्ट जो है रिड्यूसिंग एजेंट के रिस्पेक्ट में बोलती है। तो अगर हम इधर अपना कंक्लूजन्स पे वापस जाए तो कंक्लूजन नंबर 2 हमारे पास क्या बनता है कि यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू थी। दूसरी कंक्लूजन क्या आता है कि अगर मेरे पास नेगेटिव वैल्यू है, अगर मेरे पास नेगेटिव वैल्यू है तो गुड क्या हो जाएगा, गुड रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, गुड रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन अगर मेरे पास यहीं पर ही पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू के केस में वो क्या कर रहा है हमारे पास रिडक्शन कर रहा है, तो क्या हो जाएगा गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। सेकेंड कंक्लूजन भी क्लियर हो गया। मतलब यहां से यहां तक के ये जितने भी हैं, अब आपको ये स्टेटमेंट भी दिख रहा होगा कि जब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो ये वाला लिथियम जो है वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन जब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ये बेस्ट जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो फ्लोरीन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। और अगर हम नीचे की तरफ जाए जो लिथियम है वो मेरे पास क्या है रिड्यूसिंग एजेंट है, वो क्या है रिड्यूसिंग एजेंट है। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। सेकेंड कंक्लूजन भी क्लियर हो गया। थर्ड कंक्लूजन में अब आते हैं। थर्ड कंक्लूजन क्या कह रहा है हमारे पास कि एज वन गोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, अगर हम ऊपर से नीचे पे आए इन द टेबल इलेक्ट्रोकेमिकल हाफ सेल्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल। तो मतलब कि जब हम सीरीज की बात करते हैं तो सीरीज की बात करते टाइम हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो रिड्यूसिंग एजेंट के टाइप से कंक्लूड करी हुई है। मतलब ऊपर सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फिर नीचे 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 आते हुए रिड्यूसिंग एजेंट आ जाता है, ठीक है। टू द लोएस्ट द रिड्यूसिंग पावर इंक्रीजिंग वेयर एज द बॉटम ऑफ द टेबल टॉप ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीजेस। अगर हम देखो ये 0 है, ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज, ये मेरे पास नेगेटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ पे क्या है फ्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या है लिथियम, राइट। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर हमारे पास आएगा नेगेटिव और यहाँ हमारे पास आएगा पॉजिटिव चार्ज, राइट। ये हमारे पास वैल्यू होगी, ठीक है। ये मेरे पास आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो इंक्रीज किस में हो रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन रहा है। लेकिन अगर मैं ऊपर से नीचे की तरफ आती हूं तो इंक्रीज इन रिड्यूसिंग एजेंट, इंक्रीज इन रिड्यूसिंग एजेंट मतलब अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट मुझे मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम टेबल पे दोबारा जाए तो टेबल भी हमें यही कह रही है कि अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन रहे हैं, लेकिन अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट आता है,
ये थर्ड कंक्लूजन था। फोर्थ कंक्लूजन हमारे पास क्या कहते हैं कि अगर हम फोर्थ कंक्लूजन की बात करें तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द टेबल द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल डिक्रीजेस, कि स्टैंडर्ड जो है इलेक्ट्रोपोटेंशियल की वैल्यू वो कम हो रही है, ठीक है, नीचे गिर रही है। एंड विद द डिक्रीज द ऑक्सीडाइजिंग स्पीशीज ऑन द लेफ्ट इंक्रीजेज एंड रिड्यूसिंग पावर ऑफ द स्पीशीज ऑन द राइट इंक्रीजिंग। तो साइंटिफिक नोटेशन में घूम फिरा के वो बात यही कह रहा है कि जब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो रिडक्शन हो रही है, रिडक्शन हो रही है तो रिड्यूसिंग हमारे पास अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ रहा है। बट जब हम नीचे की तरफ आ रही है तो नीचे की तरफ ऑक्सीडेशन हो रही है, जिसकी वजह से हमें बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट मिलता है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ठीक है। आपको वेरीफाई, आपको देखना आना चाहिए कि सीरीज देखते कैसे हैं, जीरो है उससे पॉजिटिव जा रही है उससे नेगेटिव जा रही है, कंफ्यूजन हो रही है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे सिर्फ कि ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, ये निकालेंगे। अगर मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, अगर एनोड निकालनी है तो कैथोड की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। लेकिन अगर मेरे को एनोड निकालना है तो हमारे पास एनोड की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव। तो हमेशा याद रखो ई नोट सेल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ई नोट एनोड, वेयर एज ई नोट सेल इज इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ ई नोट कैथोड, हमेशा याद रखो, ठीक है। तो ई नोट कैथोड अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या होगी, रिडक्शन होगी और बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएगा, वेयर एज अगर एनोड की बात हो रही है तो हमारे पास ऑक्सीडेशन होगी और बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट आएगा, तो ये हमारे पास पूरा कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, कि हम शी की हेल्प से एक सीरीज डिफाइन कर सकते हैं, एक टेबल बना सकते हैं जिसके हेल्प से हमें पता लग जाए कि कौन बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये कौन बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, ये कौन रिड्यूस होएगा, कौन ऑक्सीडाइज होएगा, इसके हेल्प से हम पता लगा सकते हैं। और वो हम इस वैल्यू से भी निकाल सकते हैं कि अगर मेरे पास पॉजिटिव वैल्यू हो रही है मतलब कि ये रिड्यूस होएगा, ये रिडक्शन करेगा। लेकिन अगर ये मेरे पास नेगेटिव वैल्यू हो रही है तो ये ऑक्सीडेशन करेगा, मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा। अगर नेगेटिव वैल्यू तो इलेक्ट्रॉन देगा, अगर पॉजिटिव वैल्यू तो इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। सो in the next lecture now we are going to discuss the most important topic of this chapter, that is Nernst equation, ठीक है। हमने ई नोट की वैल्यू, ई नोट सेल निकाल लिया, ई सेल निकाल लिया, ठीक है, हमने ई कैथोड निकाल लिया, ई एनोड निकाल लिया, हमने शी निकाल लिया, हमने पूरी सीरीज डिफाइन कर दी। लेकिन हमने ये सारा किस के बेस पे किया, स्टैंडर्ड वैल्यूज पे किया। मतलब कि जब मोलैरिटी 1 मोलर है, ठीक है, हमारे पास क्या है, हमारे पास टेम्परेचर 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस है, या हम बोल सकते हैं हमारे पास प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। मतलब सारी स्टैंडर्ड कंडीशंस, मतलब बिल्कुल हमने फिक्स करके सब कुछ किया। लेकिन अगर मैं अपने लैब में कर रही हूँ और ज़रूरी थोड़ा ना कि मेरे पास सारी वैल्यूज़ फिक्सड ही हो, सारी वैल्यूज स्टैंडर्डाइज ही हो, तो उसके लिए हमारे पास एक इक्वेशन आती है जिसे हम नर्स्ट इक्वेशन कहते हैं, और जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फ्रॉम द वर्ल्ड स्टूडेंट्स को।